कैसे होता है कि एक आदमी बड़े हंसते हंसते आराम से गाना अपने ब्लूटूथ पे सुनते सुनते आता है, सेमिनार हॉल में घुसता है, एक कर देता है और बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। तो वो उनको ग्रांट बड़े आराम से मिल जाता है और क्या पता मिल भी गया होगा। उसके बावजूद उन लोगों ने वहाँ पे पैसे खाए और वो जो पैसे खाए उस वजह से वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। और तुमने उसी मूवमेंट पे एक ऐसा इंसान, यू हैव गिवन अ बर्थ टू अ मोल, सब फ्री है। अब ऐसा कुछ हो गया तो चलो, खाली बैठे हुए तो थोड़ा आउटरीच कर लेता है। हेलो एवरीवन, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, उन सबको रक्षाबंधन की बिलेटेड बिलेटेड रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका साल और आपका आगे का जीवन बहुत ही सुखद और बहुत ही सेफ जाए। आज मैं कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसके बारे में एज एन आर्टिस्ट, as someone who tells stories, as someone who analyzes other people's story, मैं उस नियत से, उस तरीके से, मतलब मैं उस नज़र से आप लोगों के सामने कुछ अपने एक पॉइंट्स रखना चाहता हूँ जो मुझे लगता है ज़रूरी है बोलना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एटलीस्ट मेरे लिए। बिकॉज मेरे को बहुत पर्सनली मेरे को बहुत घुटन सी फील हो रही है। मेरे को बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, और शायद इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी बात सुने और हो सकता हो हम दोनों मिल के अपनी ही बातों पर अमल कर सकें। मैं उस तरह की बातें नहीं करूँगा आप लोगों के सामने कि क्या इस रक्षाबंधन आपने अपनी बहन की सही में सुरक्षा करी, क्या इस रक्षाबंधन पे क्या सारी बहनें एक्चुअली में सुरक्षित है। ऐसे आपने हज़ारों पोस्ट कल तक देख ली होंगी। लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो चुका है और आज से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट चुके होंगे। वापस से ऑफिस की चिक चिक, वापस से वही ट्रैफिक, वापस से सारी चीज़ें जैसे पुरानी तरीके से चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी। बस उम्मीद करता हूँ कि जो आपके रोज़मर्रा का शोर है वो कहीं आपको ऐसा बहरा ना कर दें, बहरा ना कर दें आपको मेरी आवाज़ से, उन सारी आवाज़ों से जो कि आपको बताना चाहती हैं कि कुछ चीज़ें भूलनी नहीं होती हैं। एनी विच वे, मैं जो आपके सामने आज बताने वाला हूँ वो बस एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। ये कहानी की तरह आप सुन लीजिएगा उसको। तो बात ऐसी है कि मैं अपने पेरेंट्स का एक लौता लड़का हूँ और एक लौता लड़का होने की वजह से हर साल जब भी मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो मेरे पास कोई बहन नहीं है कि वो मेरे को राखी बांध दें या फिर मैं जिसके लिए गिफ्ट्स खरीदूँ वगैरह। ऐसा बचपन से होता है और मुझे इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। कभी कभार मेरे दोस्तों के बहनों ने या फिर जहाँ पे मैं रहता था तो सोसाइटी की एक दो लड़कियों ने कभी बांध दिया तो बांध दिया, पर उससे ज़्यादा कभी कुछ खास नहीं। जितनी भी लड़कियों से मेरा रिश्ता रहा है वो ज़्यादातर या तो दोस्ती का रहा है या फिर मैंने उन्हें डेट किया है। उसमें कभी भी मैंने अपनी फ्रेंडशिप्स को भी कभी भी वो भाई बहन का नाम नहीं दिया या फिर उस जोन में नहीं लेके गया हूँ। मजाक मजाक में भी वो जैसा स्कूलों वगैरह में टीज़ करने के लिए होता है ना कि चलो इसको भाई बना देते हैं वगैरह वगैरह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीजिंग, वो भी कभी नहीं हुआ मेरे साथ। पर एक चीज़ जो हर साल मेरे साथ विदाउट अ फेल हुई है वो है मेरी मम्मी ने मेरे को राखी बांध दिया। इनफैक्ट इस साल भी मेरी मम्मी ने मेरे को एक राखी बांध दिया। मम्मी ने बांधी नहीं है, मतलब भेजी है मेरे को ये राखी। तो मेरे को मतलब शुरुआत में अच्छा लगता था कि जब मैं बहुत छोटा था तो ऐसा होता था कि राखी बांधने के बाद मैं मम्मी के पैर छूता था। कभी कभी मजाक मजाक में वो भी मेरे पैर छू लेती थी, मैं भी उनको आशीर्वाद दे देता था। तो ऐसी चीज़ें होती थी। पर वक्त के साथ मुझे ना बड़ा होता गया तो मुझे थोड़ी सी फील होती है कि यार ये एक्चुअली मेरी बहन है नहीं। और रक्षाबंधन का जो पूरा मायना होता है कि मैं एज अ ब्रदर अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मेरे को लगता था यार ये तो मम्मी है, मम्मी तो इतनी बड़ी हैं, मम्मी तो सब कुछ, वो तो पूरा घर वो ही संभालती हैं, तो मैं क्या ही उनसे, मतलब मैं क्या ही प्रोटेक्ट करूँगा। और ये वाली बात कभी कभी मैंने उनको जाहिर भी करी है कि मम्मी यार क्यों बांधती हो, उसका कोई मतलब तो है नहीं, मैं क्या ही रक्षा करूँगा आपकी। जब मैं बहुत छोटा था, ये मैं बता रहा हूँ, जब मैं 10 या 12 साल का था तब मैंने ये वाली बात बोली थी। तो मम्मी मेरे को हमेशा ये वाली बात बोलती थी कंटिन्यूसली। उन्होंने 3-4 साल तक ये वाली बातें बोली जब तक मैंने सवाल पूछा कि अगर तुम्हें मेरी रक्षा करनी है तो बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स खेलो, हर तरह के एक्टिविटी में पार्ट लो, एक अच्छे स्टूडेंट बनो, एक अच्छे बच्चे बनो, अपने सारे काम करो और तुम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ जो रक्षा की होती हैं, अपनी बहन की रक्षा करने की होती है, वो सारी खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। और मुझे यही लगता था कि यार फिर से वही मम्मी मार्क्स वार्क्स लेकर आओ वगैरह, वही बेफालतू का जो मोटिवेशन होता है जो बच्चों को सुनाया जाता है कि ये अच्छे बच्चे बनो वगैरह वगैरह, वही वापस से चीज़ें रैप करके मेरे को चिपका रही है मम्मी। तो भाई मैं भी राखी बंधवा लेता था, ठीक है। मम्मी जब मेरे को कहती थी अच्छे नंबर वगैरह लाना तो मैं भी कह देता हाँ हाँ ठीक है करके मैं साइड में हो जाता था। कट टू आज
2024 है और 2024 में आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर, एक सेकेंड ईयर डॉक्टर, रेजिडेंशियल डॉक्टर की को किया गया है पोटेंशियल। और मैं पोटेंशियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इल्ज़ाम तो एक आदमी के ऊपर डाला गया है, पर जो पूरे फॉरेंसिक रिजल्ट्स हैं दे पॉइंट आउट दैट इट्स अ गैंग रेप। पर चलिए एक बार के लिए मानते हैं कि ये एक आदमी का काम है। एक आदमी ने इतनी बुरी तरीके से रेप किया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को तो पूरी तरीके से चोटिल कर ही दिया, मतलब पूरी तरीके से डैमेज किया वहाँ को, उसकी हिप बोन भी तोड़ दी, जो कि अपेरेंटली एक इंसान के और एक स्पेशली एक फीमेल का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, वो उसने तोड़ के रख दिया अकेले। चलिए इस थ्योरी को भी एक बार हम मान लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है, कैसे होता है कि एक आदमी बड़े हंसते हंसते आराम से गाना अपने ब्लूटूथ पे सुनते सुनते आता है, सेमिनार हॉल में घुसता है, एक रेप कर देता है और बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। अच्छा, और सीसीटीवी कैमरा पूरे सेमिनार हॉल में कहीं भी नहीं था। पूरे सेमिनार हॉल में कहीं पे भी एक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। एक गार्ड भी नहीं था जो कि राउंड ले रहा हो उस पूरे फ्लोर पे, जबकि आपको पता है कि ऐसे रात के समय पे सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, एंड इन दैट केस यू डिडंट हैड वन सिक्योरिटी गार्ड, नॉट इवन वन सिक्योरिटी गार्ड। एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था इतने बड़े सेमिनार हॉल में, जहाँ पे यूजुअली आप लोग मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स कंडक्ट करते होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े आपके लेक्चर्स होते होंगे, जहाँ पे आप बड़े बड़े भाषण देते होंगे, स्पेशल चीफ गेस्ट वगैरह आते होंगे, उस तरह के सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बहुत कमाल की बात है। और जब ये आदमी पकड़ा जाता भी है, तो जब लॉबी में ये आदमी पकड़ा भी जाता है, तो जब लॉबी के सीसीटीवी कैमरा देख के जब ये आइडिया लगाया ही जाता है कि इस आदमी ने रेप किया है, और जब इसको पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि इस आदमी का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। लगभग 3 शादियां ऑलरेडी कर चुका है, तीनों के साथ तलाक हो चुका है, और तीनों के साथ इसका डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री रह चुकी है। करंट वाइफ के साथ भी इसकी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है इसके ऊपर, कि उसके साथ अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऑल्सो ही इज़ एन अल्कोहलिक, और इनके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ पॉर्न भी पाई गई है। और अगर ये छोटा सा पॉर्न वाला एंगल अगर हटा भी दिया जाए, जो कि अपने में एक छोटी बात तो नहीं मानता हूँ मैं, जो कि इतनी डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ पॉर्न देखते हैं, उनकी साइकी अपने में कैसी होती है वो बहुत ही अलग टॉपिक है अपने में। पर मेरा ये सवाल है, क्या एक बेसिक बैकग्राउंड चेक भी नहीं किया गया? एक सिविक वॉलंटियर, तो बेसिकली इस इंसान को आपने हॉस्पिटल में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने इसको एक पोजीशन ऑफर कर दी, जहाँ पे इसको मंथली सैलरी भी मिल रही है, एंड ही हैज़ ऑल द राइट्स to go in and out in a hospital without any accountability, without any responsibility, who had previously been charged of having physical and domestic abuse. और इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है जहाँ पे मेरा तक कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, एक इंटर्न तक का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। क्या मैं एम्प्लॉय या इंटर्न, क्या हमारे एक बेसिक बैकग्राउंड चेक नहीं करना चाहिए था? बैकग्राउंड चेक छोड़िए, एक सिंपल आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी कॉपी नहीं मांगनी चाहिए थी क्या मुझसे या मेरे इंटर्न से? बेसिक ऑफ द बेसिक, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। कमिंग बैक टू दिस केस, अब आते हैं हम गार्ड्स के ऊपर, ठीक है, एंड सीसीटीवी कैमरास के ऊपर। न जाने आरजे कर मेडिकल कॉलेज या फिर न जाने कितने और मेडिकल कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स, इनको भगवान जाने कितने ग्रांट्स मिलते हैं, कितनी फंडिंग मिलती है सरकार से हर साल, पर ये लोग हर एक फ्लोर के लिए एक गार्ड भी नहीं रख सकते, ये एक गार्ड। और कई बार तो ये होता है कि इस तरह के पोजीशंस को ना फिल कर भी दिया जाता है, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपने भर दिया है कि दैट पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड, पर वहाँ पे कोई भी बंदा ऑन ड्यूटी आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है वही बैठ के उनकी सैलरी उड़ा रहा है। जो पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी सिविक वॉल्टियर्स हैं जो और होने चाहिए थे वहाँ पे, वो उन सब की सैलरी उड़ा रहा है पूरा मैनेजमेंट बैठ के। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि सिर्फ मर्द थे नहीं, इस मैनेजमेंट में औरतें भी रही होंगी, और उन सब लोगों ने इस करप्शन का फ़ायदा उठाया। मामूली से मामूली काम के लिए भी सरकारी कागज़ों के ऊपर भगवान जाने किसी भी एक आइटम का पैसा भगवान जाने कितना इन्फ्लेट करके बताया जाता है कि अगर आपको ना, अगर कहीं पे भी अगर एक छोटा सा तिनका भी रखना है ना, तो उस तिनके की भी कॉस्ट उठा के वो लाखों में कर देते हैं।
और यहाँ पे अगर हॉस्पिटल ने सामने से ग्रांट डाला होता कि उन्हें सीसीटीवी कैमरास चाहिए और ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो उनको ग्रांट बड़े आराम से मिल जाता, और क्या पता मिल भी गया होगा। उसके बावजूद उन लोगों ने वहाँ पे पैसे खाए, और वो जो पैसे खाए उस वजह से वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, या फिर लगाना ही नहीं चाहते थे, कि क्या पता ये जो पुअर मैनेजमेंट का फ़ायदा तो वहीं के ही लोगों को हो रहा था ना। कि तो एक ऐसा लौता केस है जो कि ऊपर आ गया, भगवान जाने उस सेमिनार हॉल में और क्या क्या चलता रहा होगा। लाखों करोड़ों का पैसा जो कि इन कॉलेजेस ने या फिर इन तरह के हॉस्पिटल्स ने उठाया होता है, वो सब यूं ही एक चुटकी में ख़त्म। बेसिक एक एक दो दो जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, लॉबी में लगा दिया, रिसेप्शन पे लगा दिया, पर जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ है ही नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मेरे दोस्त को अभी डेंगू हुआ था, जो मेरा रूममेट है उसको डेंगू हुआ था, और उसको हमने भर्ती करवाया था जाके यहाँ के एक हॉस्पिटल में अहमदाबाद में। हमने वहाँ उसको एडमिट करवाया, और वहाँ के जो जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड में बेसिकली एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नॉट इवन वन। तब तक हुआ ये, सुबह तक मतलब पूरी रात मैंने गुजारी, तो सुबह मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास जो इतने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ जो उनके रिलेटिव्स आए हुए हैं, किसी का फ़ोन गुमा हुआ है, किसी का लैपटॉप चोरी हुआ पड़ा है, किसी का ब्लूटूथ सेट नहीं है। 2 लोगों का तो फ़ोन मतलब उसी रात को चोरी हुआ जिस रात को मैंने वहाँ पे अपनी रात गुजारी, अपने दोस्त के बगल में। और जब वो पूछते हैं हमारे प्रशासन से कि यार बस हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा दो, तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। तो बेसिकली द हॉस्पिटल इज़ ब्लाइंड टू वॉट कैन हैपन एंड वॉट कैन गो रॉन्ग इन द जनरल वार्ड ऑफ एन हॉस्पिटल, ऑफ एन एस्टीम्ड हॉस्पिटल। हम लोग तो इसी डिबेट में कहीं ना कहीं फंस के रह गए, ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, मैन टू। हम तो भूल ही गए ना कि ये लड़ाई या फिर ये जो पूरा का पूरा जो रेप केस हुआ है, ये एक्चुअली में मर्द औरत का तो है ही नहीं केस, कि अपने मर्दों को सिखाओ कि वो घर से इतने बजे के बाद बाहर ना निकलें, या फिर मर्दों को सिखाओ कि वो ऐसे बिहेव करे। वो तो चलो एक अलग चीज़ है ही, पर जो कोलकाता में जो चीज़ हुई है उसमें उस हर इंसान का हाथ है, जिस इंसान ने अपने पुअर मैनेजमेंट को देखा अपने आसपास और उससे हाथ मिला लिया। हर एक उस इंसान से है जिसने बिना किसी तरह का बैकग्राउंड चेक किए हुए एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया। हर एक उस इंसान का है जिस इंसान ने सोचा कि चलो यार मैं थोड़े से पैसे दे के ना इस सिस्टम का ना फ़ायदा उठा सकता हूँ, थोड़ी सी पावर यूज़ करूँगा तो शायद मेरा ये काम आराम से हो जाएगा। क्योंकि आदत तो आपने ही डाली ना इस सिस्टम के अंदर कि भाई और पैसा खाया जा सकता है और गलत तरीके से काम किया जा सकता है। पुणे में जो 17 साल के लड़के के ऊपर केस चला था, वो इसलिए तो चला ना कि कई सालों तक, कई महीनों तक उस बच्चे के ऊपर ब्लाइंड आई थी कि हाँ यार 16-17 साल का लड़का है यार, ये पोर्शे चला रहा है। ये वाली बातें तो शायद स्कूल वालों को ही पता होगी कि वो पोर्शे खुद चलाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये वाली बात तो स्कूल को भी पता थी ना। स्कूल ने कभी ये अप्रोच नहीं करा कि हमको आपके बच्चे की वीडियो मिली हुई है कि आपका लड़का ऐसे पोर्शे चला रहा था। उस स्कूल ने कुछ नहीं किया। अरे मेरे ही स्कूल में पता नहीं कितने बच्चे गाड़ियों से आते थे, और उसके ऊपर मेरे स्कूल ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। आ रहे हैं बाइक से आ रहे हैं, कोई लाइसेंस वगैरह जमा करे हैं लड़के ने, नहीं करे हैं पता नहीं। स्कूटी से आ रहे हैं, लाइसेंस है नहीं है, स्कूल ने चेक ही नहीं करा। और ये सेम स्कूल है जो बैठ के हमें नसीहत देता है कि सच्चे, अच्छे और ऑनेस्ट रहो। यही आपसे लाखों तरह के पेपर्स फिल करवाता रहेगा कि इस चीज़ का पैसा दे दो, उस चीज़ का पैसा दे दो, इस एनुअल कॉन्सर्ट का पैसा दे दो, ये फंक्शन आ रहा है इसका पैसा दे दो। पर एक बेसिक से बेसिक चीज़ कि तुम्हारे स्कूल में एक बच्चा बाइक से आ रहा है, कार से आ रहा है, तुमने क्या उसका कोई लाइसेंस बना हुआ है? क्या वो अप्रोप्रिएट एज का है कि उसके पास लाइसेंस हो सकता है? क्या आपने इस बात को चेक करा? नहीं। तो बच्चे ने क्या सीखा कि भाई मैं तो इस सिस्टम को रिक कर सकता हूँ ना यार, किसी को फ़र्क क्या ही पड़ रहा है। अगर किसी ने मेरे को पूछ भी लिया, बोल भी दिया सड़क पे, तो भाई 500 की पत्ती आएगी, मैं पकड़ा दूंगा, कौन सी बड़ी बात हुई है ना। सबने किया ये, और तुमने उसी मूवमेंट पे एक ऐसा इंसान, यू हैव गिवन अ बर्थ टू अ मोल हु वुड वन डे इन एनी ऑफ द केस दे कैन गो इन टू अ प्राइवेट सेक्टर इन एन ऑफिस। वो वहाँ पे अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर वो जब एक सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होंगे वो वहाँ पे भी अपनी पावर्स का वैसे ही गलत इस्तेमाल करेंगे। सॉरी एनी विच वे, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट दिस पॉइंट कि उस आज नहीं हुआ है, इसकी नींव हमने बहुत सालों पहले रख दी थी इस घर में। एक घर जिसको हम अपना देश बुलाते हैं। जब ये छोटी छोटी चीज़ों को हमने अलाउ होने दिया, जब हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, जब चाहे किसी ने भी हमारे ऊपर दादागिरी कर ली और हमने सवाल मुड़ के पूछा ही नहीं, हम सब लोगों ने
इस दिन का वेट करा कि ऐसा कुछ हो जाए, और शायद फिर कुछ दिनों के लिए, मजाक से हट के भाई, सिर्फ कुछ दिनों के लिए शायद हम शोर कर लें, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। दुनिया की सारी चीज़ें तो साइड में हम हटा सकते ही हैं, सब फ्री हैं। अब ऐसा कुछ हो गया तो चलो, खाली बैठे हुए तो थोड़ा आउटरीच कर लेता है। हर रक्षाबंधन मेरी माँ मुझसे यही कहती थी कि तुम रक्षाबंधन के सारे मायने समझ जाओगे और अपने सारे मायनों पर, सारे वादों को तुम अमल कर लोगे जिस दिन बस तुम अपना काम ईमानदारी से और सच्चाई से कर लोगे। उस दिन तुम अपनी इस बहन, इस माँ को तुम प्रोटेक्ट कर लोगे। इस प्रशासन ने, हमने, तुमने, कोलकाता के उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, कोलकाता के स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बस अपना काम नहीं किया। अगर वो लोग बिना करप्शन के बस अपना काम करते, कुछ और ज़्यादा नहीं करना था। मैं कोई बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि लड़कों को ये सिखाना चाहिए था, परवरिश की वो बात आ गई, बस अपना काम साफ और ईमानदार तरीके से करते तो 32 घंटे की शिफ्ट पे एक डॉक्टर को उसका एक कैबिन मिल जाता, एक रूम मिल जाता जहाँ पे डॉक्टर्स रेस्ट कर लेते। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता, सेमिनार हॉल में भी एक सिक्योरिटी के लिए एक सीसीटीवी कैमरा होता। सब कुछ हो सकता था बस अगर लोग अपना काम ईमानदारी से कर लेते तो। इट इज़ नाउ एन इंडियन मेंटालिटी टू स्टडी हार्ड, गेट इनटू द सिस्टम and then use it and bend it for your own twisted reasons. Now, this is the true Indian mentality. और इस इंडियन मेंटालिटी को इस लेवल तक बीमार करने में हाथ मेरा और तुम्हारा दोनों का है। तो अगर चाहते हो कि अगली बार इस तरह केस ना हो, कोलकाता में, दिल्ली में, हाथरस में, कश्मीर में, कहीं पे भी, तो अगली बार जब तुम्हारे घर में जब पासपोर्ट के लिए जब ऑफिशियल्स आए ना और पैसे मांगे तो मत देना। ऑफिस में अपनी फ़ाइल खिसकाने के लिए फ़ाइल के अंदर 500 की पत्ती डालकर मत देना। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाने जाओ तो अपना ड्राइविंग का टेस्ट ईमानदारी से देना। एग्ज़ाम देना, पूरा का पूरा एग्ज़ाम देना। अपने वो थोड़े दिनों के, कुछ घंटों के लिए, कन्वीनियंस के लिए पैसे दे के मत निकलना, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि आज तुम्हारे बस वो 500 का नोट पकड़ाने की वजह से तुम कितना बीमार कर रहे हो सामने वाले हो कि उसको आदत लग रही है। तुम एक पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे लोग घुसना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो उसको यूज़ कर सके, उसको और तोड़ सके, उसको और खोखला कर सके। ये तो वही बात हो गई ना, लकड़ी की रखवाली करने के लिए दीमकों को रखा गया है और दीमकों को खाना देने का काम हमने खुद किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन किसी और देश में हो नहीं सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे देश हमारी तरह ही करप्ट नहीं है, पर वहाँ पे जो एक सिविक सेंस होता है, एक देश प्रेम होता है, वहाँ पे बच्चों के अंदर ना कूट कूट के भरी जाती है बचपन से ही, कि उनकी रूहें कांप जाएं बस इस सोच से ही कि वो अपने इस देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वो इस सिस्टम के साथ गद्दारी कर सकते हैं। ये वाली बातें उनको किताबों में नहीं सिखाई गई है, वो उनकी जीवन शैली का ही एक हिस्सा है। पर तुम्हारे हाथ से भी अभी चीज़ें फिसली नहीं है, हाथ से सब कुछ छूटा नहीं है। और 5 साल बाद तुम में से कई लोग, मैं और तुम, हम सब लोग माँ बाप बनने वाले हैं। 2030 में मैं 30 साल का हो चुका हूँगा। 30 साल में न जाने तुम में से कितने लोग माँ बाप बन चुके होंगे। जो एक नई पीढ़ी आने वाली है उनको ये एहसास मत होने देना कि 500 का नोट देके ना सब कुछ हो सकता है। जब तुम उन्हें स्कूल छोड़ने जाओ और तुम गलती से एक सिग्नल क्रॉस कर दो और तुमको पुलिस वाला साइड में रोक ले तो ईमानदारी से अपना चालान दे देना, बिकॉज बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। जिस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाओ वहाँ पर जाके एक बार पूछना कि जो तुम पैसे ले रहे हो मुझसे, इतने हद से ज़्यादा पैसे लेते चले जा रहे हो, क्या मुझे बताओगे भी कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे दिखाओगे भी कि ये पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं? क्योंकि मानो ना मानो दोस्त, क्योंकि जिस दिन उन्हें ये एहसास हो गया ना कि इस पावर को बेंड किया जा सकता है, इस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लोग भी रेपिस्ट बन जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो इट्स जस्ट 27% कन्विक्शन रेट इन इंडिया। मतलब कि हर 100 में से 27 लोगों को ही सिर्फ उनकी सज़ा मिलती है, अपने पापों की, अपने कर्मों की। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब छूट सकते हैं, और इन 27 लोगों को भी उनका इंतकाम ना जाने कितने सालों के बाद मिलेगा। किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। सो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और मैं तो ये सब रेपिस्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम मर्डर भी कर दो ना, सो देर इज़ जस्ट 48% कन्विक्शन रेट।
So your chances of being a rapist and a murderer in this country is very good. If you really want to become a rapist and murderer, please do come to India. इस बात का एहसास तुम्हारे बच्चों को नहीं होना चाहिए, और इस बात का एहसास उनको ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, मेरे हाथों में है। क्योंकि और 5 साल और 6 साल या और 7 साल के बाद ना हम लोग उसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पे हमारे माँ बाप हैं। तुम एज अ लड़की तुम उसी पोजीशन पे होगी, ज़्यादा दूर नहीं, बस 5 साल बाद, कि तुम्हारी खुद की भी एक बेटी होगी और तुम अपने आप से पूछोगी क्या ये ओके है कि ये रात में जाके अपनी किसी दोस्त के साथ ठहर सकती है, ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए गुड़गांव जैसे शहर में रह सकती अकेले। ये डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं रहेगा, और 5 साल बाद और 6 साल बाद ये डिसीजन अब तुम्हारा होने वाला है। तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हें दिख रहा हो कि तुम्हारी फ्रेंड को हरास किया जा रहा है ऑफिस में तुम्हारे सीनियर्स के थ्रू, तो तुम अपनी आवाज़ को बंद मत रखना, क्योंकि तुमको वो बस एक प्रमोशन चाहिए था। जब तुम लोग ट्रिपलिंग करके जा रहे हो तो वहाँ पे विमेन कार्ड मत खेलना पुलिस वाले के सामने, पैसे देना, क्योंकि तुम ही इस सिस्टम को खोखला कर भी रही हो। एंड सेम गोज़ फॉर मैन। प्लीज़, तुम्हारे हाथों में वो डिसीजन मेकिंग पावर होंगी कि तुम्हारा लड़का तुमसे क्या सीखेगा, किस तरीके से तुम अपनी माँ के बारे में बात करोगे ना उस लड़के से कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी माँ तो वैसी है। वो डिसाइड करेगा कि वो उस माँ की रिस्पेक्ट कितनी करेगा, और इनफैक्ट इन जनरल वो कितनी औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करेगा। ये तुम्हारे हाथों में है। जिस तरीके से तुम उसके सामने उसकी माँ के बारे में बात करोगे ना, उस तरीके से वो हर औरत को देखेगा इस दुनिया में। उस तरीके से हर औरत को मैं देखता हूँ अपनी दुनिया में। और अब आते हैं कि मैं पर्सनली क्या कर सकता हूँ एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक वीडियो एडिटर के तौर पे, एक फिल्म मेकर के तौर पे, और तुम क्या कर सकते हो। ये मैं मानता हूँ जितने भी लोग हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, एटलीस्ट, और फॉलो भी क्या कहूँगा मैं, 214 लोग देखते हैं मेरे को। मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो कितने लोग और देखना ही चाहेंगे। यूजुअली इस तरह की लंबी वीडियोज़ को कोई देखता नहीं है, और मेरी वॉच टाइम मुश्किल से 1 या 2 मिनट की भी एवरेज नहीं रहेगी कि ये कोई भी वीडियो देखेगा। पर एनी विच वे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम लोग आर्टिस्ट ही होंगे। आर्टिस्ट नहीं भी हो तो ठीक है, पर अगर तुम लोग आर्टिस्ट हो तो मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, आक्रोश में हो, नाराज़गी है, अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो पर्सनली, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, और ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है। और इस बात का इल्म है तुमको कि कुछ जो हुआ है ये बहुत ग्रेव है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि आखिरी बार जब ये हुआ तो शायद तुम होश भी नहीं तुमने ढंग से संभाला होगा। क्योंकि मुझे याद है जब निर्भया हुआ था तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि ये जो रेप हुआ है ये क्या हुआ है। 2012 में हुआ था, 12 साल की उम्र में, तो मुझे पता भी नहीं था कि सेक्स जो होता है उसमें पीनस एंड वजाइना का पेनिट्रेशन होता है, उस तरीके से सेक्स होता है। इस चीज़ का मुझे ज्ञान ही नहीं था। ना मैंने तब तक एजुकेशन के तौर पे अपने स्कूल में कहीं पढ़ा था, ना मैंने कोई पॉर्न देखा था, कुछ भी नहीं। वैसे मैं पॉर्न को कोई एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं डालता हूँ, पर फिर भी सेक्स के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तो बस इतना पता था कि किसी एक औरत के अंदर उन्हें रॉड डाल दिया, कुछ लोगों ने एक मर्डर करा है। और लगभग जितने और मर्डर्स के ऊपर हम लोग ब्लाइंड आई कर लेते हैं, वैसे उसी तरीके से मैंने भी, बच्चा था, ब्लाइंड आई कर लिया। फिर सेक्स समझ में आया तो समझ में आया कि रेप भी होता है, मोलेस्टेशन भी होता है, ईव टीजिंग भी होती है। तो धीरे धीरे करके जब समझ में आया, तब समझ में आया कि ग्रेविटी क्या थी उस पूरी सिचुएशन की, क्यों ऐसा हुआ था कि पूरा देश सड़कों पे आ गया था। पर आज इस बात का इल्म मुझे भी है और तुम्हें भी है। हम सब में से, मेरी जो ऑडियंस है, शायद हमने और तुमने, हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर भी रखा है कि सेक्स क्या होता है। तो हमें पता है कि जो एक एडवर्स फॉर्म ऑफ सेक्स होता है, जब एक परवर्स लेवल का सेक्स होता है, जब एक बीस्टैलिटी के मूड में आप आ जाते हो, तो वो सेक्स क्या होता है। और एक आर्टिस्ट होने के तौर पे तुम इन जनरल ही बाकी लोगों से थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लगता है, और तुम्हें लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो तुम्हें इल्म तो है कि ये हुआ क्या है, अच्छे से पता है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। इनफैक्ट कल तक तो, या कुछ दिन पहले तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैंने ही ना किया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्या, ज़रा सा भी। क्योंकि ना तो मैं लॉयर हूँ जो कि मैं इस केस को अपनी तरीके से हैंडल करूँ, लड़ूँ, या फिर मैं अपनी सर्विसेज ऐसे और रेप विक्टिम्स को दे सकूँ फ्री में, मैं बहुत बेजुबान लोगों की आवाज़ बन सकूँ। ना मैं पुलिस वाला था जो कि मैं इस पूरे क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ, इसमें अपने इनपुट दे सकूँ। ना मैं डॉक्टर हूँ जो मैं धरने पे जा सकता हूँ, ना मैं कोई दूसरी तरह की आम नौकरी कर रहा हूँ। अपने हर रोज़ की जो सुबह की कॉफ़ी के साथ ही मैं गटक के हक के मैं इसको निकाल दूँ, भूल जाऊँ इस चीज़ को। ये बहुत डीपली मेरे को हर्ट करती है, मुझे टच करती है, मुझे इफ़ेक्ट होता है इससे। पर मैं क्या करूँ। तो मेरे पास कोई सल्यूशन तो नहीं है, पर एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं
गुजारिश करता हूँ कि वो सारे आर्टिस्ट कर सकें, जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर तुम राइटर हो, पोएट हो, डांसर हो, पेंटर हो, फिल्म मेकर हो, यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, जो भी हो, बस ये एक काम कर सको। तो एज एन आर्टिस्ट मैं कभी भी एक ऐसा मर्द नहीं बनाऊंगा अपने किरदारों के तौर पे, अपनी कहानियों में मैं ऐसा मर्द कभी भी नहीं बनाऊंगा जिससे लोग देख के डरें। हाँ, हम लोगों को मॉरली ट्विस्टेड एंड ग्रे कैरेक्टर्स देखना बहुत पसंद है, मानता हूँ, पर मेरे देश को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे देश को अभी ऐसे मर्दों की ज़रूरत है जिन्हें देख के हर बच्चा उनके जैसे बनना चाहे। और जब मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ तो मैं वो टिपिकली इमरान खान मूवीज़ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे ही मर्द कह रहा हूँ जैसा पब्लिक को देखना पसंद है। हाँ, वो मसाला ओवर द टॉप एक्शन वाला हीरो ही, पर जिसमें सिर्फ मर्दानगी नहीं मर्यादा भी हो। अब कहोगे यार ये क्या अच्छी खासी तुम बता रहे थे कि यार तुम सिस्टम को एक्सपोज कर रहे थे, तुम लोगों की सिविक ड्यूटीज़ वगैरह का एहसास करवा रहे थे, यार ये क्या, मैं बस कैरेक्टर्स अच्छे बनाऊंगा, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। सुनो मेरी बात। जब अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब बच्चों की भर्ती करवानी थी आर्मी में, जब उन्हें मोटिवेट करना था कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स बच्चे एक ऐसी चीज़ को देखें और ऐसी चीज़ को देख के पढ़ कर बड़े हों जिससे वो और मोटिवेटेड हो वॉर में पार्टिसिपेट करने के, आर्मी में भर्ती होने के लिए, तो एक कैरेक्टर का जन्म हुआ। और तब जन्म हुआ कैप्टन अमेरिका का। कैप्टन अमेरिका एक प्रतीक बना अमेरिकन वैल्यूज़ का। वो प्रतीक बना कि कैसे एक आम इंसान, एक बच्चा बस जो अपने देश के लिए लड़ना चाहता है, जो कि चाहता था कि उनका देश अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे, उसको कैसे ताकतें मिलती हैं और वो हिटलर जैसे कैसे बेरहम डिक्टेटर के खिलाफ जाता है। वो प्रतीक बना और कितने लाखों अमेरिकन के अंदर ताकत आई कि वो भी आर्मी में पार्टिसिपेट करें, वो भी जंग में जाएं और वो भी हिटलर को हराएं जैसे कैप्टन अमेरिका हराता था। और ये सिर्फ अमेरिका की बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे देश में भी अगर तुम आर्मी वालों से पूछोगे कि तुमको लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ ने मोटिवेट करा कि तुम यहाँ पर आओगे, तो कई बच्चे, कई जवान ये कहेंगे कि उन लोगों ने बॉर्डर देखी थी, उन लोगों ने लक्ष्य देखी थी, उन लोगों ने LOC कारगिल देखी, उन्होंने बॉर्डर देखी। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि उन्होंने शेरशाह देखी, शेरशाह देख के उनको लगा कि उनके सीने में कुछ ऐसा उन्हें टच किया कि उन्हें भी अपने देश के लिए मर मिटना है। तो ये मत कहना मुझसे कि यार ये आर्ट क्रिएट करने से क्या ही होता है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी सिर्फ यही है और हर आर्टिस्ट के हाथ में अभी यही है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं, हमारा मैनेजमेंट इंसान को बहुत लाचार कर सकता है, बहुत बेबस फील करा सकता है। तो इसमें जिम्मेदारी हम सारे आर्टिस्ट की है, हर उस इंसान के लिए खड़ा हो सके, हर उस इंसान को उम्मीद दे सके जो कि एक्चुअली में कुछ चेंज ला सकते हैं, हर उस लॉयर को मोटिवेट करे कि वो बेजुबान लोगों के लिए, जो कि डाउन ट्रोडन लोग हैं, वो उनके लिए बन सके, उनके लिए मशाल का काम कर सके, उनको राह दिखा सके, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे सके जुडिशरी में। वो हर एक पुलिस वाले को वो एहसास दिला सके कि सिर्फ करप्शन को और सिस्टम को तोड़ने के अलावा भी एक तरीका है उस सिस्टम में एग्जिस्ट करने का। और ये काम मेरा और तुम्हारा है। वी नीड men who creates other men. We need to create men. Anyone, a woman can create that kind of a man. You and me can create that kind of a man in our stories, which our country needs right now. एक ऐसे देश में जहाँ पे सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तो हमारे किरदार, हमारी आवाज़ एक उम्मीद की तरह होनी चाहिए। इसलिए आज के बाद से मैं ऐसी किसी भी तरह की स्टोरी, ऐसे किसी भी तरह के किरदार को नहीं लिखूंगा जो कि किसी भी तरीके से किसी को भी ऐसा फील करा सके कि वो सिस्टम को तोड़ सकती है, बेंड कर सकती है, क्योंकि मेरे देश को अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हम सब वॉनबे फिल्म मेकर्स को लगता है कि हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन कैरेक्टर बनाना है। अच्छी बात है, मैंने भी बनाई है, इस आड़ में मैंने भी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी फीमेल कैरेक्टर्स बनाई हैं, पर शायद मैं भूल गया कि सच्चे और अच्छे मर्द क्या होते हैं। ये बनाना मेरी जिम्मेदारी है अब, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर उस तरह के आर्ट को खुद से ना बनाऊं। मैं भले ही डिसएनकरेज ना करूं। हाँ, शायद मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर देखना बहुत पसंद है, हाँ शायद मुझे KGF को देखना बहुत पसंद है, पर मैं कभी भी कुछ भी ऐसा क्रिएट खुद से नहीं करूँगा जो कि किसी भी बच्चे को वो फील करा सके कि तुम सिस्टम को तोड़ सकते हो, कि तुम्हें बंदूकों की राह को पकड़ना पड़ेगा, कि तुम्हें वायलेंस चूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो बच्चा अगर बंदूक उठा के अगर ये सीख सकता है कि मैं पुलिस के ऊपर गोली चला सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो उसी पावर का यूज़ करके किसी औरत के ऊपर साथ भी अत्याचार करे, उसके साथ अन्याय करे, उसके साथ ज़बरदस्ती करे। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा फील कर सकता है एक बच्चा बड़े आराम से। इफ़ लाइफ इमिटेट्स आर्ट,
then my art should be something that can make this country, this place, this world a better place to live in. बिकॉज मानो ना मानो दोस्त, बहुत जल्दी वक्त इतनी जल्दी बदलने वाला है ना भाई, एक पूरी नई पीढ़ी आने ही वाली है जब ये सारे जितने भी जेनजी बच्चे हैं ये सब माँ बाप बनने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारे बच्चे बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है भाई, मुश्किल से 5 से 6 साल और, मुश्किल से 7 साल और, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। इन 10 सालों में और आने वाले कई और सालों तक ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारे बच्चों को एक अच्छा प्रतिनिधि मिले, एक अच्छा रोल मॉडल मिल सके। ये क्रिएट करने की जिम्मेदारी मेरी और तुम्हारी है, और ये मेरे हिस्से का काम है जो एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कितना सेंस बनाता है कितना नहीं बनाता है, पर ये मेरे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मेरे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सिर्फ ना ही अच्छा इंसान बनाऊँ, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए खुद भी इस सिस्टम को ब्रेक ना करूँ। क्योंकि मुझे पता है जब सिग्नल पे मैं अपनी साइकिल लेकर जाता हूँ ना, तो वहाँ पे एक डिसीजन लेता हूँ मैं कि या तो मैं ये सिग्नल तोड़ के आगे निकल जाऊँ, क्योंकि मैं तो साइकिल पे हूँ, मेरे ऊपर क्या फ़ाइन लगेगा। पर मुझे पता है कि जब मैं तोड़ के आगे निकलता हूँ तो मेरे साथ कई सारे और बाइक वाले, गाड़ी वाले भी आगे निकल जाते हैं, ये देख के कि मैं आगे निकल गया हूँ। और जब मैं ऐसी हरकत करता हूँ तो मैं पोटेंशियल रिस्क पे डालता हूँ कि वहाँ पे एक ट्रैफिक जैम लग जाए और उस ट्रैफिक जैम में खुदा ना खास्ता एक एम्बुलेंस फंसी हो, और वहाँ जहाँ पे एक इंसान एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देगा, बस इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो साइकिल पे हूँ ना, मैं तो चलो रास्ता तोड़ देता हूँ। मैं वहीं पे ही अपनी साइकिल के साथ भी खड़ा रहूँगा और इंतज़ार करूँगा कि वो लाल से हरा कब होगा, ताकि मेरी वजह से किसी और की जान ना जाए। तुम इतने माइन्यूट लेवल तक जब तुम अपने आप को ठीक करते चले जाओगे ना, तो मानो ना मानो दोस्त, कोलकाता जैसे रेप केसेस नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को बिलीव होगा कि अगर तुम अच्छा करोगे, सही से रहोगे, तो ये सिस्टम, ये दुनिया, ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। बाकी ये वीडियो थी, बाकी मुझे नहीं पता कि मेरी बातें कितनी सेंस बना रही थी, कितनी नॉनसेंस थी, क्या पता बहुत हद तक जो भी मैंने बोला वो सब नॉनसेंस ही हो, क्योंकि मैं तो यार एक आर्टिस्ट हूँ भाई, भांड आदमी हूँ भाई, मुझे क्यों ही सीरियसली लिया जाएगा। पर उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी बातों में ज़रा सा भी सेंस था, ज़रा सा भी, तुम इस बात पे अमल करोगे कि ना खुद गलत करोगे और ना ऐसे लोग बनाओगे जो कि सेलिब्रेट करें कि गलत करने से कुछ सही हो सकता है।